मैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा शासकीय महाविद्यालय बरपाली जिला कोरबा में पदस्थ हूँ और आपके सामने एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के प्रोडक्शन मैनेजमेंट के यूनिट 5 का ये तीसरा लेक्चर सांख्यिकीय गुण नियंत्रण विषय पर आज देने जा रहा हूँ। सांख्यिकीय गुण नियंत्रण पर एक लेक्चर पीछे मैं 2 नंबर लेक्चर क्रमांक 2 वीडियो लेक्चर क्रमांक 2 आपको जारी कर चुका हूं, जिससे आपको बहुत सारी बात सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के संबंध में स्पष्ट हो गया होगा। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो मुख्य रूप से विधि के संबंध में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टूल हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की, क्या मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स को इन जनरल आपको पीछे वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, जिसमें कि मैं आपसे चर्चा हिस्टोग्राम के संबंध में, आयत चित्र के संबंध में और स्कैटर्ड ग्राफ के संबंध में, बिंदु रेखीय प्रदर्शन के संबंध में चर्चा किया था। आज जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है उस पर चर्चा करूंगा, प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल का अर्थ है विधि नियंत्रण और उत्पाद, दूसरा प्रोडक्ट कंट्रोल का मतलब है उत्पाद नियंत्रण। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे विधि नियंत्रण के संबंध में, प्रोसेस कंट्रोल के संबंध में, विधि नियंत्रण के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए विधि नियंत्रण में क्या करते हैं, इस तो कहता है कि विधि नियंत्रण के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण काल के दौरान प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों पर आवश्यक नियंत्रण किया जाता है। देखिए जब हम आपसे उद्देश्य का चर्चा कर रहे थे सांख्यिकीय गुण नियंत्रण का, तो मैं बताया था कि इसका उद्देश्य ये होता है कि जैसे ही उत्पादन हुआ वहीं पर डिफेक्ट का पता लगाना। तो कहता है कि इस निर्माण काल के दौरान ही उत्पादन विधि पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि निर्मित वस्तु की किस्म निर्धारित प्रमाप के अनुसार हो सके, यानी जो पहले आपने स्टैंडर्ड तय किया था उसी के अनुसार से उत्पादन हो सके। साथ ही इसका उद्देश्य वस्तु के तैयार होने से पूर्व ही दोषों का पता लगाना और यथासंभव उन दोषों को दूर करना है ना, ताकि पहले ही मालूम पड़ जाए कि वस्तु में क्या दोष है और क्या वो दोष इस प्रकार के हैं कि उनमें कोई सुधार किया जा सकता है। यदि सुधार किया जा सकता है तो उसमें सुधार भी किया जाता है ताकि ये जानकारी हो सके कि कहाँ पर त्रुटि हुआ है और उनका क्या सुधार है। क्योंकि यदि त्रुटिपूर्ण वस्तु ग्राहक को दी जाती है तो इससे व्यवसाय की ख्याति पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अब देखिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, नियंत्रण चार्ट बनाते हैं। क्या होता है नियंत्रण चार्ट, उसके बारे में एक सामान्य रूप से पहले आप समझ लीजिए। तो क्या नियंत्रण चार्ट के अंतर्गत सांख्यिकीय उपकरण नियंत्रण चार्ट होता है जो निर्माणाधीन वस्तु के गुण को नियोजित करने में सहायक होता है। ये वस्तु के गुण को नियंत्रित करने का बिंदु रेखीय तरीका है, यानी ग्राफ के द्वारा इसमें कंट्रोल लिमिट वगैरह तय किया जाता है और ग्राफ के द्वारा जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन मिला है, जो त्रुटिपूर्ण उत्पादन हुआ है, उसको ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है ताकि ये मालूम पड़ सके कि कितने प्रतिशत उत्पादन अपर कंट्रोल लिमिट या निम्न कंट्रोल लिमिट के बाहर है, ये आपको जानकारी हो सके। वस्तु के गुण को नियंत्रित करने का बिंदु रेखीय तरीका है। इसे रेखा चित्र के द्वारा निर्माणाधीन वस्तु की किस्म की जांच करके उसके माप ग्राफ में अंकित किए जाते हैं। कहाँ अंकित किए जाते हैं? तो ग्राफ में, ग्राफ पेपर आप में आप ग्राफ बनाते हैं उसी में अंकित किए जाते हैं, जिसकी सहायता से यह ज्ञात किया जाता है कि विधि नियंत्रण में है या नहीं। यह नियंत्रण चार्ट वस्तुओं के गुणों के आधार पर बनाए जाते हैं। नियंत्रण चार्ट निम्नलिखित 3 क्षैतिज समानांतर रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है। देखिए एक ग्राफ बनाया है, इसमें आपको 3 रेखा दिखेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में क्या है? केंद्रीय रेखा, बीच में है सेंट्रल लाइन, उसको CL लिखा है, कंट्रोल लिमिट है वो बिल्कुल मध्य में है, यानी उत्पादन
आदर्श रूप से उसी के आसपास होना चाहिए, है ना। आदर्शतम स्थिति यही होगा कि सारा का सारा उत्पादन क्या है, उसके आसपास हो। अब उसके ऊपर आप देखिए एक है अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट यानी ऊपरी सीमा है, उससे ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना। अब अप, अपर कंट्रोल लिमिट ऊपर हो गया और नीचे में क्या हो गया, LCL यानी लोअर कंट्रोल लिमिट। लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे भी नहीं होना चाहिए डिफेक्टिव का प्रोपोर्शन। तो ये सारा का सारा उत्पादन लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के अंदर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उत्पादन अच्छा चल रहा है, यानी पूरा उत्पादन प्रक्रिया नियंत्रण में है, यानी कंट्रोल में है पूरा उत्पादन प्रक्रिया, ऐसा माना जाएगा। अब सवाल ये है कि कंट्रोल लिमिट को कैसे तय करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए अलग अलग फार्मूला दिया हुआ है जिस पर मैं पृथक से चर्चा करूंगा। फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए कि कंट्रोल लिमिट क्या होगा, तो मीन ऑफ सैंपल मीन्स, यानी सारे सैंपल में से जो डिफेक्ट निकला है उसका मीन निकालेंगे, है ना। सैंपल नंबर 1 में कितना निकला, सैंपल नंबर 2 में कितना निकला, सैंपल नंबर 3 में कितना निकला, और उसके मीन को, यानी एक दिन के सारे सैंपल के मीन को, और फिर पूरे महीने के या पूरे सप्ताह के सैंपल मीन का जो मीन निकलेगा, जो माध्य निकलेगा, मीन मतलब माध्य, सांख्यिकीय माध्य निकलेगा, वो कंट्रोल लिमिट कहलाएगा। यानी वो केंद्रीय रेखा, बीच में जो रेखा आपको दिख रहा है ना, वो केंद्रीय रेखा कहलाएगा। फिर हम लोग तय करते हैं अपर कंट्रोल लिमिट, यानी ऊपरी नियंत्रण रेखा, जिससे बाहर कोई उत्पादन नहीं होना चाहिए। वो कहां से होगा, तो मीन ऑफ सैंपल मीन्स, यानी जो अभी आपने मीन ऑफ सैंपल मीन निकाला जो कंट्रोल लिमिट है, प्लस 3 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। मानक विचलन किसका निकालना है, तो जो डिफेक्ट उत्पादन हुआ है उसका मानक विचलन निकालना है, उसमें 3 से गुना करना है और उसको जोड़ देना है किसमें, सैंपल मीन में जोड़ देना है, मीन ऑफ सैंपल मीन में जोड़ देना है। ऐसा जोड़ देने पर अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लोअर कंट्रोल लिमिट तय करते हैं, यानी निचली 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 केंद्रीय सीमा तय करते हैं, है ना। निचली नियंत्रण सीमा तय करते हैं। ये कैसे तय करते हैं, तो कहता है मीन ऑफ सैंपल मीन्स, यानी वही जो कंट्रोल लिमिट है, माइनस, चूंकि नीचे आना है ना, कंट्रोल लिमिट के नीचे आना है तो माइनस करेंगे 3 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन में 3 से गुना कर देंगे तो, और उसको घटा देंगे सैंपल मीन में से, तो ये लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगा। इस प्रकार से अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और कंट्रोल लिमिट तय हो जाता है सेंट्रल लाइन। यदि आदर्शतम स्थिति तो ये है कि सारा का सारा उत्पादन सेंट्रल लाइन यानी कंट्रोल लिमिट के आसपास हो, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता, उत्पादन में कुछ वेरिएशन हो जाता है और इन्हीं वेरिएशन, इन्हीं परिवर्तनों को समाहित करने के लिए अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट भी तय किया जाता है। फिर कहता है माध्य चार्ट को ही हम लोग कंट्रोल कर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसमें कहता है कि कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। अभी हम लोग वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं। दो स्थिति पीछे लेक्चर में बताया था आपको, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल और कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स, यानी गुणों के संबंध में और चरों के संबंध में। तो हम लोग गुणों के, अभी चरों के संबंध में पढ़ रहे हैं, है ना। चरों के संबंध में सबसे पहला बनाएंगे मीन चार्ट। मीन चार्ट वही हो गया, मीन ऑफ सैंपल मीन्स और नियंत्रण रेखा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। मीन प्लस प्लस माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा कर लेंगे। एक बार प्लस करेंगे तो अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगा और माइनस कर देंगे तो लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होगा, तो पॉपुलेशन एसडी। पॉपुलेशन एसडी क्या कहलाएगा, तो जो पूरा जो उत्पादन हुआ है उसका, जो पूरा उत्पादन हुआ है उसका मानक विचलन निकालेंगे तो वो पॉपुलेशन एसडी कहलाएगा, और डिवाइडेड बाई एन का वर्गमूल, रूट अंडर एन से भाग दे देंगे, तो भाग देने पर जो आएगा उसी को लेना है आपको एसडी में। अब
कभी कभी क्या है कि समग्र, यानी अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, बताया आपको। कभी कभी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात नहीं रहता है, ज्ञात है तो बहुत अच्छी बात है, पिछला फार्मूला से आप चल दीजिए। यदि ज्ञात नहीं है तब तब कहता है कि रेंज के आधार पर लिमिट निकालेंगे। तब कहता है रेंज के आधार पर एसडी पॉपुलेशन ज्ञात किया जाता है। एसडी पॉपुलेशन रेंज के आधार पर ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे? तो कहता है मीन ऑफ रेंज। अब रेंज क्या होगा? तो जो डिफेक्ट अधिकतम निकला है और जो न्यूनतम निकला है उसको रेंज कहेंगे, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ा मूल्य है डिफेक्ट का वो लार्जेस्ट वैल्यू कहलाएगा, और जब जो सबसे छोटा मूल्य है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कहलाएगा, और डिवाइडेड बाय G2। अब यदि D2 क्या है? तो D2 है कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर। ये सारणी से मालूम पड़ जाएगा, इसके लिए टेबल दिया हुआ है, या परीक्षा में भी आपको टेबल दिया रहेगा। कभी कभी D2 नहीं दिया रहेगा तो A2 का प्रयोग करिएगा, है ना। A2 से निकालेंगे, तब अपर कंट्रोल लिमिट बराबर क्या होगा? मीन प्लस A2 इंटू आर, और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होगा? मीन माइनस A2 इंटू आर। यहाँ पर A2 क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर है। D2 और A2 दोनों का मूल्य सारणी से प्राप्त कर सकते हैं, सारणी से प्राप्त किया जाता है। ये मीन चार्ट के बारे में सारा कुछ हो गया। मीन चार्ट में दो परिस्थिति हुआ। पहला, यदि पॉपुलेशन एसडी ज्ञात है तब तो बड़ा सरल है। यदि पॉपुलेशन एसडी ज्ञात नहीं रहेगा तो रेंज के आधार पर करेंगे। रेंज में भी दो परिस्थिति है, यदि हमें D2 ज्ञात रहेगा तो, और नहीं ज्ञात है तो फिर हम लोग ए के माध्यम से करते हैं, दोनों टेबल वैल्यू। अब हम लोग कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स में दूसरा प्रकार का कंट्रोल चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार का कंट्रोल चार्ट क्या है? दूसरे प्रकार का कंट्रोल चार्ट तो कहता है विस्तार नियंत्रण चार्ट। विस्तार नियंत्रण चार्ट, रेंज चार्ट। तो कहता है रेंज बराबर, अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, रेंज बराबर क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सैंपल, सैंपल का अधिकतम मूल्य, माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ सैंपल, यानी सैंपल का सबसे कम मूल्य, लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू ऑफ हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ सैंपल। फिर कहता है मीन ऑफ आर, यानी टोटल आर, जो रेंज का टोटल हो गया और टोटल नंबर ऑफ सैंपल से भाग दे देंगे तो मीन ऑफ आर आ जाएगा। अब इसमें जो सेंट्रल लाइन निकालेंगे, जो मध्य वाला लाइन आप देख रहे थे जिसको मैंने वहां पे सेंट्रल लाइन कहा था, या कंट्रोल लिमिट कहा था, नियंत्रण रेखा, वहां पर क्या हुआ था? मीन हुआ था। यहाँ चूंकि रेंज के माध्यम से निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा? रेंज होगा। तो यहाँ पर मीन ऑफ रेंज लेंगे। रेंज का जो मीन होगा वही कंट्रोल लिमिट होगा। मीन ऑफ रेंज, मीन ऑफ रेंज होगा, वो कंट्रोल लिमिट कहलाएगा। अब जब समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात हो और जब न ज्ञात हो, उसमें भी दो स्थिति था मीन वाले में। समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात है तो क्या करेंगे? तो कहता है अपर कंट्रोल लिमिट बराबर मीन ऑफ आर, यानी रेंज का जो मीन होगा प्लस 3 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का और गुना D3। फिर कहता है लोअर कंट्रोल लिमिट बराबर मीन आर माइनस 3, जो प्लस हुआ है वही माइनस हो जाएगा, 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई D3। D3 क्या है? तो क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर है, वो टेबल से मालूम पड़ेगा। ऐसा करके अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकाल लेते हैं। आप देखें दोनों का जगह क्या है? सेंट्रल लाइन के एक ऊपर में होता है और एक नीचे में होता है, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। और कंट्रोल लिमिट तो आप देख ही लिए कि जो मीन होगा आर का वही कंट्रोल लिमिट कहलाएगा, वही नियंत्रण का मध्य सीमा कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा। अब कहता है कि जब समग्र का प्रमाप विचलन न दिया हो, समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात नहीं हो, तब क्या करना है? तब अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे? तो D4 इंटू मीन ऑफ रेंज। और लोअर कंट्रोल लिमिट कैसे निकालेंगे? तो D3 और मीन ऑफ
रेंज। D3 D4 दोनों क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर है, ये टेबल वैल्यू होता है। तो सिंपली फार्मूला ध्यान में रखेंगे तो इससे हो जाएगा। अब इसका बी भाग, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। उसमें पहला भाग था कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स, उसमें दो प्रकार का, मीन का और रेंज का। अब दूसरा भाग पढ़ेंगे गुणों के संबंध में नियंत्रण चार्ट। गुणों के संबंध में यानी वहां पर जहां पर वस्तु को चरों में नहीं नापा जा सके डिफेक्टिव को, बल्कि गुण गुण से संबंधित हो, गुण दोष, और उसको क्रम दिया जा सके, वहां पर गुणों से संबंधित नियंत्रण चार्ट बनाते हैं। इसमें सी चार्ट का सबसे पहले नंबर है। क्या होता है सी चार्ट? तो कहता है कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट। एक यूनिट में कितना डिफेक्ट है वो जब दिया हुआ हो तो सी चार्ट लगाएंगे। दूसरा कहता है एनपी चार्ट, तो कहता है कि इसमें इसको कहता है इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन ईच सैंपल। एक सैंपल में कितना वास्तविक डिफेक्ट है ये बताता है एनपी चार्ट। और पी चार्ट क्या होगा? तो कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट के भिन्न के लिए ये पी चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर पी चार्ट और एनपी चार्ट और सी चार्ट, ये तीनों मिलकर गुणों के संबंध में नियंत्रण चार्ट पूरा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भाग, यानी उत्पाद नियंत्रण, प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोडक्ट कंट्रोल में तीन प्रकार के सैंपल की चर्चा है, तीन प्रकार के सैंपल लिए जाने की चर्चा है। सबसे पहला है सिंगल सैंपलिंग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें सिंगल एक ही सैंपल लिया जाता है। कहता है कि इस विधि को स्वीकृति निरीक्षण भी कहा जाता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः वस्तुओं के क्रय विक्रय में किया जाता है। इस सांख्यिकी गुण नियंत्रण विधि के अंतर्गत इकाई के न्यायादर्श लेने के बजाय थोक में न्यायादर्श लिए जाते हैं, यानी टोटल में से सैंपल लिया जाता है और स्वीकृत न्यायादर्श के आधार पर ऐसे निर्णय किया जाता है कि कौन से लॉट स्वीकार किए जाए। लॉट, पूरा लॉट में से लिया जाता है कौन सा लॉट स्वीकार किए जाने योग्य है और कौन सा रद्द किए जाने योग्य। साथ ही किस सीमा तक स्वीकृत होने पर, किस सीमा तक त्रुटि होने पर, किस सीमा तक दोष होने पर उसे स्वीकार किया जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान ये रखना है कि इसमें एक सैंपलिंग किया जाता है, केवल सिंगल सैंपलिंग होगा। दूसरा होता है, उसको कहते हैं दूसरा होगा, उसको कहते हैं कि दोहरा निदर्शन, डबल सैंपलिंग। डबल सैंपलिंग के अंतर्गत लॉट को स्वीकार करने एवं अस्वीकार करने की दृष्टि से दो बार सैंपलिंग लिया जाता है, दो बार न्यायादर्श लिए जाते हैं। इन दोनों न्यायादर्शों में वस्तुओं की स्वीकृति और अस्वीकृति की संख्या अलग अलग रखी जाती है। यदि निदर्शनों से स्वीकृति और अस्वीकृति का निर्णय नहीं हो पाता तो फिर तीसरा न्यायादर्श लिया जाता है, यानी तीसरा सैंपल निकाला जाएगा। जब इसमें दो बार सैंपलिंग किया गया और दोनों से किसी निष्कर्ष पर यदि नहीं पहुंचे डिफेक्ट के संबंध में, तो तीसरा सैंपल लिया जाएगा। और तीसरा सैंपल जो लिया जाएगा उसको कहते हैं मल्टीपल सैंपलिंग। उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल सैंपलिंग। तो कहता है इस विधि मल्टीपल सैंपलिंग में क्या करेंगे? तो कहता है 3 या 3 से अधिक के न्यायादर्श निरीक्षण हेतु लिए जाते हैं। अब नाम से ये स्पष्ट है। मल्टीपल होगा, आप सिंगल देख ही लिए, सिंगल में एक सैंपल के आधार पर निर्णय लिया जाता है, डबल में 2 के आधार पर, और मल्टीपल में 2 से अधिक। अब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कह रहा है कि न्यायादर्श तब तक लिए जाते हैं, तब तक निरीक्षण का क्रम चलता रहता है जब तक कि किसी प्रकार के निर्णय पर न पहुंच जाए, यानी वस्तु के स्वीकृत करने या वस्तु को रिजेक्ट करने के निर्णय तक पहुंचने तक सैंपलिंग का कार्य जारी रहता है।
ये भी दो प्रकार का होता है, एक वेरिएबल्स के संबंध में यानी चरों के संबंध में, और दूसरा क्या होता है एट्रीब्यूट्स के संबंध में यानी गुणों के संबंध में। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल चार्ट देख लिए, पहला था प्रोसेस कंट्रोल चार्ट और दूसरा हो गया प्रोडक्ट कंट्रोल चार्ट, और इसके पहले दूसरे सांख्यिकीय विधियों को आपने देखा है और उसको जाना है। अब इन सबों के जानने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल का जो काम है, खासकर क्वालिटी कंट्रोल का वह पहलू जिसमें किसी उत्पादन के स्वीकृत करने और रिजेक्ट करने के संबंध में निर्णय लिया जाता है, वह बहुत ही जटिल कार्य था पहले, है ना। इसलिए जटिल था कि उसके बारे में कोई आधार नहीं था। पर अब आप क्या करते हैं, कंट्रोल लिमिट तय करते हैं, सेंट्रल कंट्रोल लिमिट, वहां वहीं पर उत्पादन होना चाहिए, फिर एक अपर रहता है, लोअर रहता है। यदि अपर और लोअर के बाहर उत्पादन गया तो पूरे सैंपल को, पूरे पॉपुलेशन को आप क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो सैंपलिंग जैसा जटिल कार्य सांख्यिकीय जो माध्यम है, सांख्यिकीय जो टूल है, उसके द्वारा ये बहुत ही आसानी से अब किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सांख्यिकीय गुण नियंत्रण की पद्धति हो सकता है थोड़ी खर्चीली हो, एक अलग से विभाग बनाना पड़े और दूसरे व्यवस्था इसके लिए करना पड़े, पर ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसके अंतर्गत वस्तु के क्वालिटी में बहुत ही सुधार होता है और अच्छी क्वालिटी के वस्तु देने से ग्राहक की संतुष्टि अधिकतम होगा और व्यवसाय की ख्याति बढ़ेगी, और व्यवसाय की ख्याति बढ़ने के कारण व्यवसाय का लाभ भी बढ़ेगा। थैंक यू।